Drawback of Rutherford model. Drawback of Rutherford model. पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन करना, इसमें लिखना it was failed to explain 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 stability of atom. It was failed to explain stability of an atom. यानी एटम कैसे स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या होता है, कैसे स्टेबल, इस चीज को क्या मतलब निकल रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम. आगे चलकर हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, एक फोर्स होता है अपोजिट चार्ज के बीच में, कूलम्बिक फोर्स. तो कूलम्बिक फोर्स के बारे में वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. सेकेंड पॉइंट जो है, पहले सेकेंड पॉइंट को समझना, इसके बाद हम बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट ये है, उसने बोला कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है. अब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है. पाथ वगैरह के बारे में इसने नहीं बताया, तो ऑर्बिट का नाम इसने नहीं दिया था. तो इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जैसे सोलर सिस्टम है. तो लोगों ने पूछा कि ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, तो जब घूमेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ mv². और जब काइनेटिक एनर्जी होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी अब घूम रहा है, एक समय ऐसा होगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रुक जाना चाहिए. यानी कोई चीज अगर हम चलते भी हैं तो हम एक समय हमारा मोशन रेस्ट में हम आ जाते हैं. तो लोगों ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो उसमें जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई भी चीज है अगर घूमेगा तो उसके अंदर एनर्जी धीरे धीरे कम होना चाहिए. जब कम होगा तो ओ और कम होगा, तो वो धीरे धीरे घूमते 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 कम होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा. स्पाइरल पाथ बनाते हुए वो गिर जाना चाहिए, यानी वहां पर मोशन जीरो हो जाना चाहिए. ये लोगों ने पूछा कि ऐसा होना चाहिए कि, और मान लो हम भी घूम रहे हैं तो एक समय ऐसा है घूमते 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 यहां से जब इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी कंटिन्यूअस कम होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. ये कोई भी चीज है दुनिया का अगर मोशन में है तो धीरे धीरे उसका एनर्जी कम होना चाहिए, और कम होते 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 एक समय वो रेस्ट में आ जाना चाहिए. उसको काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए, ये लोगों ने पूछा रदरफोर्ड से. लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा होता नहीं है, तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था. वो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस घूमता रहता है. गिरने के बारे में तो लोगों ने पूछा कि कोई चीज घूमेगा तो एक समय होगा कि उसका एनर्जी धीरे 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 कम होते 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 वो गिरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों, तो क्यों का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था.
और इसका जवाब देगा कौन? बोहर। उसमें बताएगा कि कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और जब तक वो दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं तब तक वो अपने पाथ पे कंटिन्यूअस वो ऑब्जेक्ट घूमते रहता है। तो हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हम आगे बोहर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्ट निकला उसका जवाब बोहर ने दिया था, तो इसके पास इसका जवाब नहीं था तो वो इसके ड्रॉबैक में आ गया। तो हम इसमें लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अब एक्चुअली क्या होता है पहले समझ लेना। अब आगे इसमें हम बात करेंगे 11th वगैरह में जाओगे तो कि क्वांटम थ्योरी आता है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बाइक चल रहा है या हम चल रहे हैं या क्रिकेट बॉल को फेंका गया, तो क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। और जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे हम जब बात करने लगते हैं, यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी के अंदर ही आता है। तो न्यूटन का जो फिजिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर है, यानी उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो हम फील करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक बॉल को हमने फेंका या एक स्टोन को प्रोजेक्टाइल किया हमने, तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। और जो ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको हम फील नहीं कर पाते, तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रखा जाता है। तो वहां पर यही बोल रहा है, तो लिखना इसमें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू classical electromagnetic theory, the revolving electron should lose energy continuously and travel in a spiral path. Finally, it must fall into the nucleus, but it does not happen. तो सेकेंड पॉइंट को फिर से एलोबरेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे घूमता रहता है, गिरता है क्या? नहीं गिरता है। लेकिन ये थ्योरी बोलता है कि कोई चीज घूमेगा तो उसका एनर्जी कंटिन्यूअस कम होता जाएगा, और धीरे 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 स्लो होते होते कम, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, और धीरे धीरे कम होते 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 एक समय ऐसा आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाना चाहिए। दैट इज नोन एज स्पाइरल पाथ। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड लॉस एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं उसका एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होना चाहिए, एंड ट्रेवल इन ए स्पाइरल पाथ, और कम होते होते उसका एनर्जी धीरे 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 उसको स्पाइरल पाथ बनाते हुए
फाइनली इट मस्ट फॉल इन न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ये होता नहीं है। तो लोगों ने पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्यों? इसका जवाब रदरफोर्ड के पास था ही नहीं। यही जवाब देगा बोहर, क्यों नहीं हो रहा था। तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। तो ये इसका सबसे बिगेस्ट मतलब ड्रॉबैक में आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी पे बोहर ने पूरा काम किया है। तो तीसरा, थर्ड वन, तो थर्ड वन ड्रॉबैक जानने के पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स का जंप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है, इसको एक्साइटेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया तो यहां पर एनर्जी का चेंज आया है, एनर्जी का चेंज आया है। तो एनर्जी जहां पर चेंज आएगा वहां पर एक लाइट इमिट होता है। हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि तुम लोगों को ये पढ़ना नहीं, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। Sc/λ, वहां पर एक लाइट का वेवलेंथ निकलता है। कुल मिला के ये है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं तो एक यहां से लाइट इमिट होता है, एक रेडिएशन निकलता है, और उस रेडिएशन को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब ये सब क्या होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। बट अब इतना जानो, आगे चल के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो इतना हमें ये जानना है कि अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट अपने एनर्जी से अपने पाथ पे अगर घूम रहा है, जब इसका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये जो लाइट इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जब चलेगा तो लाइट इमिट करेगा, रेडिएशन, और इस जब रेडिएशन को प्रिज्म से पास करवाया जाएगा तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। मैं बता दूंगा कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। तो क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बारे में हम अलग डिस्कस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे घूमता है तो वो जब एनर्जी लॉस नहीं करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से एक लाइट इमिट होता है। लाइट इमिट होता है, जब उस लाइट को प्रिज्म से पास करवाया जाता है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता है डिसकंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या है, तो थोड़ा टाइम वेट करो, आगे समझाएंगे इस चीज को कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। तो एक्चुअली में कुल मिला के यानी स्पेक्ट्रम के बारे में इसके पास, रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। यानी स्पेक्ट्रम के बारे में ये हाइड्रोजन के अंदर मिलता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और इसके अकॉर्डिंग जब एक ही एनर्जी से घूम रहा था इसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो रहा था। तो वो कॉन्ट्राडिक्ट वहां हो गया। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा आगे और समझेंगे तो और समझ में आएगा। तो थर्ड पॉइंट जो है, और इसी पे मेनली बोहर ने काम किया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक, ये पॉइंट को आगे भी समझा दूंगा क्योंकि अभी आगे आएगा ये। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्यों लाइट इमिट होगा, क्यों रेडिएशन निकलेगा, ये सब आगे धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस बैंड, continuous band. Atomic spectrum should be continuous band spectrum. होना चाहिए था कंटिन्यूअस, होता नहीं है ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी।
लोगों ने पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस एनर्जी अगर लॉस करेगा तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाना चाहिए, बट इट इज ए लाइन स्पेक्ट्रम, बट इट इज ए लाइन स्पेक्ट्रम, बट इट इज ए लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस पॉइंट को अभी थोड़ा वेट कर लो, इस पे लगा लो, आगे समझाएंगे इसको, जब स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ा लेंगे तो फिर इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, इट कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जो तुम लोग बोले अभी, इट कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, सॉरी, इट कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऑफ एटम, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने नहीं है, ऑर्बिट नाम का कोई चीज भी होता है कि नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड KLMNO, ये जो ऑर्बिट हम बोलते हैं उन सब के बारे में डिस्कस नहीं किए थे इन्होंने। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है ये सब कुछ इसमें डिस्कशन नहीं हुआ था। तो एनर्जी के बारे में डिस्कशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी किस ऑर्बिट में कितना स्ट्रक्चर है, बोहर इसको डिस्कस करेंगे। और बोहर जो मेन काम किए थे वो थर्ड पॉइंट पे, यानी स्पेक्ट्रम के ऊपर ही काम उन्होंने किया था। दिस वन इज फोर्थ पॉइंट। राइट डाउन हो गया। व्हाट अबाउट मैक्सवेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, बताऊंगा आगे, वेट करो स्पेक्ट्रम के बारे में, मैक्सवेल के बारे में बताऊंगा। तुम्हारे को 9th में पढ़ना नहीं है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते चले जाएंगे। तो अभी बोहर को हम नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हेडिंग डालो, तो पहले इसके बाद रदरफोर्ड के बाद आता है बोहर, लेकिन बोहर पढ़ाने के पहले, अब तुम्हारे जो सिलेबस उसमें डायरेक्ट बोहर है, लेकिन उसको पढ़ाने के पहले थोड़ा थोड़ा लिंक बता दे रहा हूं कि क्या कैसे कैसे ये सब लिंक, बोहर कैसे इसके पास पहुंचे, कैसे डिस्कवरी एटम का कैसे कैसे डिस्कवर्ड हुआ इसके पास। तो हम यहाँ से नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालना वेव थ्योरी, इसके बाद हम पढ़ने वाले वेव थ्योरी। तो ये चीजें हमें वहां नहीं पढ़ना, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं वेव थ्योरी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे EMR, यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन,
तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते चले जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको बोलते हैं EMR। पहला हम ये पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी इसी में आएगा प्लैंक। ये प्लैंक का थ्योरी था, और ये जो थ्योरी था वो मैक्सवेल का था। जो क्रिकेटर है वो नहीं, तो मैक्सवेल का था। और ये क्वांटम थ्योरी प्लैंक का दिया हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, और यही स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद इसके अंदर हम दो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, और हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये पढ़ने के बाद तब समझ में आएगा कि बोहर ने क्या पकड़ लिया था इसके अंदर, जो अपना थ्योरी दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। सर इसमें बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर ने यहीं से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। और उसके बाद हम आता है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये पढ़ने के पहले हम मतलब यहाँ पर पहुँचने के पहले ये चार चीजें हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ। तो हेडिंग डालना वेव थ्योरी, हेडिंग डालना वेव थ्योरी। इसको राइट डाउन कर लो, इस सीक्वेंस में पढ़ना है। राइट डाउन करना वेव थ्योरी, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होता चला जाएगा। अभी आओगे 11th में तो इसमें और भी पढ़ाएंगे। वेव थ्योरी में क्वांटम थ्योरी के बाद इसको और भी एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी होता है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें सब इंट्रोडक्शन दे देंगे, एक स्टोरी टाइप का भी हो जाएगा हमारा। तो क्वांटम थ्योरी में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं। इसको राइट डाउन कर लेना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटोन? फोटोन इसमें पढ़ेंगे हम, क्वांटम थ्योरी में आएगा। फोटोन किसको बोलते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। तो इसको राइट डाउन करना, हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें हम। तो पहला है वेव थ्योरी, इसको मैं हटा दे रहा हूं। वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बोलता है? when a charge particle has acceleration मतलब मास इनटू वेलोसिटी। यानी जब एक चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन होगा, यानी मोशन होगा, तो वो
एक रेडिएशन यानी लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिटेड, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब चलेगा यानी इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो लाइट इमिट करेगा, और उस लाइट रेडिएशन के अंदर 2 कंपोनेंट होता है। 1 कंपोनेंट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जैसे समझ लेना मैग्नेट की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, क्रिएट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कुल मिला के ये है, यहां से समझना, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो चलने उसके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन्स ये चला, जब इसके अंदर मास और वेलोसिटी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेव की तरह चलता है, प्रोपगेट इन वेव पाथ, वेव बनाते हुए चलेगा ऐसे ऐसे, वेव पाथ। तो फाइनल लाइन में बोल दे रहा हूं क्या है, फाइनल लाइन ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मतलब दिमाग में लेके चलना, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, जब उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा तो लाइट इमिट करेगा, और लाइट इमिट करने के साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेव की तरह चलेगा। और दूसरा कंपोनेंट है ड्यू टू चार्ज इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड component which propagate in wave path। यानी जब इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो मोशन के वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ड्यू टू चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट करेगा, और ये भी वेव पाथ बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा, वेव पाथ बनाएगा। तो अब अभी तक फाइनल हमें क्या समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो लाइट इमिट करेगा, और उसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और उसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, जो ये कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to
each other and it has not required to any medium, यानी इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, और इसका स्पीड इज इक्वल टू सर लिखा आपने? नहीं लिख, रुक जा, बैठो 5 मिनट आ रहा हूँ, लेक्चर 5-10 मिनट में खत्म करके आता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी इसमें से 3-4 बातें हमें क्लियर समझ में आया। क्या कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा तो लाइट इमिट करेगा, उसके मोशन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, और इनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इनको मैं बता दे रहा हूं कैसे कैसे ये चलेंगे। मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो ध्यान से देखो यहां पे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो चार्ज मोशन के वजह से क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। एम फॉर मोशन, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे ऐसे चलेगा, ध्यान देना, ऐसे ऐसे चलेगा, यानी वेव बनाते हुए चलेगा। तो मैं इसको 3D में ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये ड्रॉ करने का मतलब ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे है। मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं तो अगर ये लाइन है तो एक ऐसे ऐसे चल रहा है और एक ऐसे ऐसे चल रहा है वेव बनाते हुए, यानी एक आपको ऐसे ऐसे चलवाना है और एक ऐसे ऐसे चलवाना है। तो एक कंपोनेंट मैं और ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो है सोच लेना, ये अगर ऐसे ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे है, इसे मार्कर है। तो दो हम चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे वो, ये इसी लाइन में है। तो इसको मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये चार्ज का ट्रेवल का प्रोपगेशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज ऐसे चल रहा है। अगर डायग्राम में देखोगे, बुक वगैरह डायग्राम में, तो ये दिखता है, ये है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वो एक वेव जो है एक के परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक वेव दूसरे वेव के परपेंडिकुलर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इसका नाम पे आते हैं। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाम से क्या क्लियर हो रहा है? जब चार्ज पार्टिकल चलेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो रेडिएशन यानी लाइट इमिट करेगा। तो नाम से क्लियर हो गया, ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो लाइट इमिट करेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब हम चार्ज पार्टिकल के अलावा और कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आता है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हम अगर रिमोट दबाते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है। तो जो सिग्नल जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म में होते हैं, यानी सिग्नल्स, जितने सिग्नल्स है, मोबाइल का सिग्नल है, बैटरी रिचार्ज जो हम ये करते हैं, रिमोट दबाते हैं उसका सिग्नल्स है, एफएम रेडियो जो हम सुनते हैं इतना फ्रीक्वेंसी पे आता है, तो वो जो एफएम रेडियो है भले वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो सिग्नल जा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। टीवी के अंदर जो चैनल्स, टीवी के अंदर जो रेडिएशन आता है, जो हम माइक्रोवेव बनाते हैं, खाना कुकिंग करते हैं, उसके अंदर जो लाइट इमिट होता है रेडिएशन, वो भी ईएमआर यानी इसका एग्जाम्पल है। जो हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे के अंदर जो रेडिएशन निकलता है वो भी ईएमआर का एग्जाम्पल है। अल्ट्रावायलेट हम बोलते हैं सनलाइट के अंदर यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये लगभग ईएमआर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, अदरवाइज 11th में इसका एक्सप्लेनेशन है पूरा। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ाएंगे क्वांटम, इससे थोड़ा अभी बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्योंकि हमें जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उसमें हमें जरूरत आएगी इसकी। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड चीजें पढ़ाएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे, तब हम क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को?